नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। महाराष्ट्र की सियासत में आज से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आज देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले हैं। मुंबई के आजाद मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों समेत 2000 वीआईपीज को न्योता भेजा गया है। सीएम पद पर देवेंद्र फडणवीस की 5 साल बाद वापसी से महाराष्ट्र में तमाम समीकरण उलट गए हैं। वो 46 साल में डिप्टी सीएम से सीएम बनने वाले पहले नेता हैं। कहने को ये महायुति की सरकार है, लेकिन हकीकत में इसे बीजेपी की अपने दम पर बनी सरकार कहना गलत नहीं होगा। अब तक की गठबंधन सरकारों में सीएम जिस तरह अपने सहयोगियों पर आश्रित रहता था, देवेंद्र फडणवीस के लिए वैसी स्थिति नहीं होगी। आज तीसरी बार शपथ लेते ही देवेंद्र फडणवीस न केवल महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे, बल्कि देश की सियासत में भी उनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा। 48 लोकसभा सीट वाले महाराष्ट्र का सीएम बहुत साधन संपन्न माना जाता है। भारत की राजनीति में हमेशा से इस पद पर बड़ा असर होता है। इसके अलावा फडणवीस अभी महज 54 साल के हैं और राजनीति में इतनी उम्र का नेता युवा ही माना जाता है। इसलिए बीजेपी के अगली कतार के नेताओं में फडणवीस भी शामिल हो गए हैं। अब तक महाराष्ट्र में अलग अलग इलाकों के छत्रपों के राजनीतिक दबदबे का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार फडणवीस की राजनीति से बीजेपी ने इन तमाम समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। हम आज की इस चर्चा में इस बात पर ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से महाराष्ट्र और बीजेपी की सियासत में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। अगले 5 साल कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि गुजरे 5 साल जो महाराष्ट्र ने देखे, वो वहां की सियासत में जो उथल पुथल देखी, वो उथल पुथल आगे ना दिखे। इन सब तमाम सवालों पर हमारे साथ चर्चा में हमारे साथ शामिल होने वाले जो खास मेहमान हैं, उनमें से बीजेपी प्रवक्ता नवरत्न गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता राजपति यादव और पॉलिटिकल एनालिस्ट भानु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। नवरत्न जी। आलोक जी नमस्कार, कैसे जी हैं आप? जी बिल्कुल अच्छा हो नवरत्न जी। महाराष्ट्र में सब कुछ तय हो गया है, सारी चीजें ठीक चल रही हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अभी तय नहीं है। ये शपथ से पहले ही तय हो जाएगा या शपथ के बाद तय होगा? आलोक जी, जिस प्रकार हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक सोची समझी एक पूरी भूमिका बना करके जो एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो या फिर देवेंद्र फडणवीस जिनके साथ बातचीत करके इस विषय को आज शाम को जो भव्य दिव्य और भव्य एक समारोह होने वाला है, उसमें वो खुद पार्टिसिपेट करने वाले हैं। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, हमारे सारा केंद्रीय नेतृत्व, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। रही बात एकनाथ शिंदे जी के गृह मंत्रालय की, जो आप जो मीडिया के माध्यम से जो कियास लगाया जा रहा है, एकनाथ शिंदे जी बिल्कुल पार्टी के पक्ष में, उन्होंने पहले दिन से ही अपने व्यक्तित्व को रखा था कि वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो भी दिशा निर्देश रहेगा वो उस निर्देश पर काम करेंगे और पार्टी के साथ, आदरणीय मोदी जी के साथ, आदरणीय अमित शाह जी के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके महाराष्ट्र के अंदर जो एक महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए वो अपना योगदान सदैव देते रहेंगे। जी ठीक है। राजपति यादव जी, आपको एक शेर, आप तो महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र का एक शेर, फडणवीस जी का शेर आपको याद होगा, मेरा पानी उतरता देख किनारों पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में पूरे रुतबे और दबदबे के साथ एक बार फिर लौट आए। राजपति जी, मुझे लगता है राजपति जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। भानु मिश्रा जी के पास चलते हैं। भानु मिश्रा जी, अंतिम वक्त तक बार्गेनिंग चल रही है। कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने देखी होगी, वो भी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं शाम को बताऊंगा, शिंदे जी। हालांकि अब ये सारी चीज़ें तय हो गई हैं, सीएम किसको होना है, दोनों डिप्टी सीएम कौन कौन होंगे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसा है, चाहे वो मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा हो। अंतिम समय तक ये पेच फंसा हुआ है। ये सिर्फ गृह मंत्रालय की बात है, यानी कि गृह मंत्रालय की वजह से पेच फंसा रखा है शिंदे जी ने, या कोई और भी वजह है? आलोक जी, आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार।
आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। अगर पिछले कई चुनाव और उसके इतिहास को देखा जाए, जो भी बड़ी पार्टी होती है जिसके नेतृत्व सरकार बनती है, गृह मंत्रालय उसके पास ही रहता है, क्योंकि गृह मंत्रालय से पूरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है संचालित की जाती है और अपने एजेंडे को भी लागू किया जाता है। इसलिए ज्यादातर सरकारें, किसी भी पार्टी की नेतृत्व सरकार बनी हो, गृह मंत्री अपने पास रखते हैं। अब चूंकि पिछली बार जब नाटकीय घटनाक्रम में शिवसेना टूटी और बीजेपी ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई, तो एक बड़ा दिल दिखाते हुए एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। लेकिन क्योंकि बड़ी पार्टी थे तो गृह मंत्रालय अपने पास रखा। फिलहाल 2.5 साल तीनों पार्टियों ने बड़े सूझबूझ से अपनी नीतियां लागू करते हुए सरकार चलाई। निश्चित रूप से हर कोई चाहता है कि सरकार में हमारा दबदबा रहे, हमारा सिक्का चले, तो हिसाब से कामना करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर पार्टी अपनी पॉलिसी बनाती है, उसके हिसाब चलती है। अब एकनाथ शिंदे जी की जो ये इच्छा थी कि गृह मंत्रालय हमारे पास रहे, या जो कुछ इनके बोल भाव के अपने सौदे रहे होंगे, अब उसको बीजेपी ने कैसे समझाया वो तो शाम को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से उनका जो गृह मंत्रालय पे अड़े रहना, या जो सूत्रों जानकारी आई है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो खटास पैदा कर दिया इस महायुति में। जी ठीक है, ठीक है। नवरत्न जी, महाराष्ट्र में बीजेपी के फडणवीस जी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल का 5 साल पूरा किया। उसके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। आज 5:30 बजे वो शपथ एक बार फिर लेने जा रहे हैं, तो ये माना जाए कि अगले 5 साल भी वो निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि महायुति में इतने पेच फंसे हैं कि आगे क्या होने वाला है कुछ कहना ही मुश्किल है। आलोक जी, ये सब एक कयास लगाए जा रहे हैं कि कहना मुश्किल है। जिस प्रकार एकनाथ शिंदे जी हो, या अजीत पवार हो, या देवेंद्र फडणवीस की जो एक हमारी एक जुगती जो इन लोगों की चल रही है, आप निश्चित ही ये सरकार पूरे विश्वास के साथ महाराष्ट्र की जनता के लिए 5 साल समर्पित सरकार रहेगी। 5 साल पूरी जनता का वो काम करेंगे। हमने ये निश्चय किया है कि महाराष्ट्र की जनता को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं आने दिया जाएगा। जिस प्रकार आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पता कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कयास 5 साल बाद फिर पुनः आप लोग हमारे सामने, हम लोग आपके समक्ष रहेंगे और यही बात रहेगी कि देखिए पुनः देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बार फिर 5 साल लगातार सरकार को केंद्र के नेतृत्व के साथ, केंद्र में नरेंद्र और प्रदेश में देवेंद्र, ये जो जुक्ति के साथ में सरकार चलेगी, वो निश्चित ही डबल इंजन की सरकार बहुत महत्वपूर्ण योग कार्य लेकर के आएगी महाराष्ट्र की जनता के को ध्यान में रखते हुए। जी ठीक है। राजपति यादव जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही जी। राजपति यादव जी, देवेंद्र फडणवीस का शेर पहले मैं आपको सुना देता हूं, आपने भी तो बहुत बार सुना होगा। मेरा पानी उतरता देख किनारों पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस जी महाविकास आघाड़ी को धता बताकर, बिल्कुल कुचल कर एक बार फिर प्रतिस्थापित होने जा रहे हैं। ऐसा है कि 23 तारीख को रिजल्ट आया, आज 5 तारीख है। रिजल्ट जो भी आया कुचलना है, एक जनता का जो आदेश था उस आदेश को हम सभी लोगों ने मान्य किया, लेकिन जो ऐसा जनादेश आया अभी तक नहीं आया था, ये सभी लोगों के लिए एक आश्चर्यचकित रहा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जब महायुति में सब ठीक था तो आज तक 23 तारीख का सरकार चुन के इलेक्शन का रिजल्ट आया, आज 5 तारीख है। 26 तारीख को उन्होंने सीएम साहब शिंदे साहब रिजाइन दिए। इतने दिनों में 8-9 दिनों किस चीज का समझौता हो रहा था, क्या हो रहा था? मुख्यमंत्री साहब चले गए गांव सतारा, फिर आए थाना, तो कहीं न तो कहीं एक इनके अंदर मतभेद है। और जो गृह मंत्री का चलता आ रहा है, देखिए उनका एक कहना बड़ा सही है कि आपने बिहार में भी वहां पे उनकी सरकार कम थी, बीजेपी की ज्यादा थी और नीतीश कुमार की कम थी, उन्हें सीएम बनाए और हर जगह किए हो। लास्ट टाइम भी यहाँ 2.5 साल पहले किए, तो शिंदे साहब को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा ये बात रही है, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। ये मन में उनके दुख रहा है और ये दुख कहीं न तो कहीं दबा करके, कुचल करके, कल भी जब उन्होंने पीसी की है तो उन्होंने कहा मैं शाम तक सब बताऊंगा, और शाम तक उन्होंने अभी तक कुछ अपना स्पष्टीकरण मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में तो नहीं आया कि वो सरकार में रहेंगे कि सरकार को
बाहर से समर्थन करेंगे। तो ये कहीं न तो कहीं एक दबाया गया है, दबा के कौन दबा रहा है, क्या दबा रहा है, महाराष्ट्र की जनता को ये भी एक समझना है, सोचना है, ऐसा मुद्दा है। जी ठीक है। भानु जी, देवेंद्र फडणवीस जी के नाम तय होने से पहले तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरीके की अटकलें उस पर चर्चा हो रही थी कि राजस्थान की तरीके यहाँ भी कुछ हो सकता है, मध्य प्रदेश की तरीके यहाँ भी कुछ हो सकता है, हरियाणा की तरीके यहाँ भी कोई नया नाम आ सकता है। लेकिन अब सारी चर्चाएं खत्म हो गई, अटकलें खत्म हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि अगले 5 साल महाराष्ट्र के लिए कैसे रहने वाले हैं, इस पे आपका रिएक्शन चाहूंगा। आलोक जी, एक चीज ध्यान रखिए कि हर प्रदेश की अपनी अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति होती है। उसी हिसाब से पार्टी निर्णय लेती हैं। अब जैसे हमारे मित्र ने बिहार की बात की, वहां पर ठीक है, बीजेपी ने वहां की व्यवस्था को देखते हुए नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना के रखा, कंटिन्यू किया हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में परिस्थिति थोड़ा अलग है। यहाँ पर गठबंधन और पार्टियों की संख्या बहुत ज्यादा है। उसके हिसाब से इन्होंने जो फैसला किया है, ठीक है, उनका हक है, उनकी बातें हैं। जब भी कोई गठबंधन सरकार बनती है तो उसमें बातचीत में समय तो लगता है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, सबकी अपनी भी ये उम्मीदें होती है उनके कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की। उसके हिसाब से बात करते हैं, डिबेट करते हैं। निश्चित रूप से 12-13 दिन लगा, सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष भी सवाल उठाएगा, उठाना भी चाहिए। विपक्ष की भूमिका पत्रकार के रूप में मुझे अच्छी तरह याद है कि ये करीब 34 साल के बाद किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। शरद पवार भी 3 बार मुख्यमंत्री बने और भी मुख्यमंत्री बनते गए, लेकिन किसी का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। एक कांग्रेस के कोई मुख्यमंत्री है, उनका कार्यकाल 5 साल पूरा हुआ था। जी दादा चौहान के जी 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 बिल्कुल, किसी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो ये उनकी जो नेतृत्व कुशलता रही। पिछली बार शिवसेना ने बहुत मान मनोबल के बाद सरकार में आई थी 2014 में। उसके बाद 19 में तो व्यवस्थाएं अलग हो गई, ठीक है, उन्होंने 5 साल चलाया इसमें। इस बार भी उनका तो जनादेश ज्यादा है, जो उनके विधायकों की संख्या 132 है और उनके कम से कम 15 से 20 विधायक दूसरी पार्टियों में लड़के जीते हैं, कुछ निर्दलीय समर्थन दिया है। तो जो आंकड़े आते हैं उसके हिसाब से तो बीजेपी अकेली सरकार बना सकती थी, लेकिन उन्होंने गठबंधन धर्म निभाते हुए सबको साथ रखा। थोड़ा मान मनोबल में लेट हुआ, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक ईमानदारी से कोशिश की है कि जो हमारे साथी हैं उनके साथ अन्याय न हो। कल फडणवीस ने कहा भी कि केवल टेक्निकल बात यह है कि कौन मुख्यमंत्री है, कौन उप मुख्यमंत्री, लेकिन हम लोगों ने 3 ने मिलकर सरकार चलाया था, फिर चलाएंगे और 5 साल पूरा चलाएंगे। तो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं दिख रही कि कोई दिक्कत आएगी और सरकार गिर जाएगी। पूरा 5 साल देवेंद्र लेके जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। जी जी ठीक है। नवरत्न जी, महाराष्ट्र में पिछले 11-12 दिनों से, राष्ट्रपति जी आपके पास आऊंगा राष्ट्रपति जी, नवरत्न जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास ही आता हूं। नवरत्न जी, महाराष्ट्र में पिछले 11-12 दिनों में जो कुछ भी हुआ उससे महायुद्ध की एकजुटता पर सवाल खड़े होते रहे, और आपको भी अच्छे से संज्ञान होगा कि शिंदे जी नाराज हो जाते हैं, शिंदे जी अपने गांव चले जाते हैं, शिंदे जी का इलाज हो रहा है, और ये लंबी 5-6 दिन तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। महायुति में गुत्थियां उलझी, अब सुलझ गई, ठीक है, और शपथ ग्रहण भी आज 5:30 बजे हो रहा है, सारी चीजें ठीक है। लेकिन क्या ये माना जाए कि ये महायुति की एकजुटता अगले 5 साल तक कायम रहेगी? क्योंकि इन 10-12 दिनों में जो कुछ भी दिखा उससे लगता नहीं है कि अगले 5 साल तक सब कुछ ठीक रहेगा। आलोक जी, निश्चित महायुति का कोई भी मनमुटाव जो मीडिया बंधुओं के माध्यम से आ रहा है, किसी प्रकार का कोई भी द्वेष नहीं है। ये महायुति निश्चित 5 साल पूरा अपना कार्यकाल चलाएगी। आप देखिए, पिछले 2.5 साल की जो सरकार चलाई, देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए, शिंदे जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, या जो शिंदे जी की स्वास्थ्य का एक हवाला देकर के मीडिया बंधु बार बार एक चीज के लिए बोल रहे हैं कि शिंदे जी नाराज है। कोई शिंदे जी का पहले दिन 23 तारीख को जब रिजल्ट आया, 23 तारीख को शाम को 8 बजे शिंदे जी ने सीधा बोला था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी का जो निर्णय होगा वो हमें अक्षरशः स्वीकार होगा। अब इसमें कोई रिफंड बट की तो बात है नहीं। 3 लोग मिलकर, 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री अगर सरकार में है तो निश्चित ये योजना रहती है कि उनके कौन से काबिल विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया जाए, उसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए, उसको क्या काम दिया जाए। ये सारे लोगों ने आपस में अपना अच्छे से समन्वय बिठा करके
और निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद में निश्चित ही ये जो मोदी जी ने आज का कार्यक्रम में जो मोदी जी ने स्वस्थ होने के लिए कहा 5:30 बजे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री पद की, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी जो शपथ लेंगे, बहुत अच्छे से ये 5 साल सरकार चलेगी। इसका हम लोगों को एक देखने वाला दृश्य रहेगा। आपने भी एक देखा होगा आलोक जी, मैं आपके टीवी के माध्यम से मैं एक बार देख भी रहा था, शिंदे जी ने एक बहुत अच्छा वक्तव्य बोला था। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने जिस समय अपनी शिवसेना शुरू करी थी, आप ये देखिए माननीय बाला साहब ठाकरे जी इस समय जहां कहीं भी होंगे उनको एक पीड़ा होगी, उनको एक कष्ट होगा कि आज एकनाथ शिंदे जी जिस शिवसेना को चला रहे हैं या जिस महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर के विरोध होता है, बाला साहब ठाकरे जी ने जिस हनुमान चालीसा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिस नृत्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, वही उनके जो पुत्र हैं, आप उनको क्या बोले, आप सब चीज जानते हैं कि वो दरगाह मस्जिदों में जाकर के वहां तो वो ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। आपने तो पिछले 2.5 साल में देखा होगा। जी जी, ठीक है। राजपति यादव जी, महाविकास आघाड़ी के हारने के बाद अलग अलग सबके सुर हो गए हैं। कांग्रेस अपना अलग सुर, शिवसेना उद्धव ठाकरे अलग सुर, और एनसीपी शरद पवार जी की अलग सुर, और उसके बाद से एक अटकल इस पर भी शुरू हो गई है कि क्या महाविकास आघाड़ी बिखर जाएगा, टूट जाएगा, क्या आघाड़ी बना रहेगा? आपसे सवाल है ये। नहीं, दो चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो जो अभी कहा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार है भानु जी, मेरे बड़े भाई, उन्होंने कहा कि 5 साल देवेंद्र जी पहला कार्यकाल पूरा किया। देवेंद्र जी के ही नेतृत्व में पहला चुनाव हुआ था जिसमें उनको क्लियर बहुमत नहीं मिल पाई थी, 116 पे अटक गए। दूसरा कार्यकाल इनका चला, 2.5 साल का कार्यकाल चला, इसमें बहुत बड़ी बहुमत तीनों जन मिलके लाए। हमारे नवरत्न भाई बता रहे कि शिंदे साहब पहले दिन से बोल रहे कि जो मोदी जी और शाह जी फैसला लेंगे, बहुत सारी स्कीम लाई, बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट लाए, बहुत सारी स्कीम और बहुत सारे अच्छे फैसले लिए, तो फिर उनके नेतृत्व में सरकार क्यों नहीं बनाई गई? अगर चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ तो उनके नेतृत्व में चुनाव क्यों नहीं बनाया गया, मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब वो बोलते हैं कि जो फैसला लेंगे हमें मान्य है, तो पिछले कल पीसी हुई उसमें भी उन्होंने अपना निर्णय नहीं कहा कि मैं बोले कि मैं शाम तक बताऊंगा जो मेरा फैसला है, क्या करना है, सरकार में रहेंगे या बाहर से समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कल शाम तक बताऊंगा, और अगर शाम तक बताऊंगा तो कहीं नहीं तो कहीं कुछ दुख है। धुआं तब निकलता है जब आग रहती है, तो कहीं नहीं तो कहीं कुछ गलत रहा है, कहीं नहीं तो कहीं मन दुख है, कहीं नहीं तो कहीं इनको तकलीफ है। इनके नेतृत्व में सरकार दुनिया की योजनाएं ला करके अच्छा कार्यकाल करके ऐसा तो दिख नहीं रहा है लाडली बहन के अलावा, लेकिन उन्होंने कहा है रोजगार की बात कभी नहीं कही है। मुंबई शहर में केम नायर सायन जैसे हॉस्पिटल के अलावा कोई हॉस्पिटल डेवलप नहीं हुआ है। भगवती हॉस्पिटल का काम पिछले कई वर्षों से पेंडिंग है। अगर स्वास्थ्य के बारे में जाए तो बहुत सारी समस्या, इसमें बहुत सारे डिपेंड हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है जी। लेकिन अगर जब उनका कार्यकाल अच्छा रहा तो उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, मेरा सवाल ये है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब उनको जो मोदी जी और शाह जी फैसला देंगे मान्य है, तो कल पीसी में उन्होंने एक क्यों नहीं कहा कि भाई हम भी सरकार में शामिल होंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, होम डिपार्टमेंट मिले या ना मिले, लेकिन क्यों नहीं कहा? इसी जगह पे अजीत पवार जी ने कहा कि हम सरकार में रहेंगे, सरकार में रहेंगे, और उनका तो क्लियर नहीं हुआ। जी बिल्कुल, बड़ी रोचक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत आप जिसका जिक्र करें, बड़ी रोचक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बड़ा उस पे शिंदे जी ने कहा कि मैं शाम तक निर्णय दूंगा, अजीत पवार जी ने कहा कि मैं तो शपथ लूंगा, मैं तो हूँ सरकार में भाई, मैं शपथ लूंगा। हाँ। ये एकदम हंसी मजाक में उसको थोड़ा डाला गया, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं शिंदे जी को तकलीफ है, दुख है। उस दुख का वजह से मुझे नहीं लगता है 5 साल चलेगी। और एक बीजेपी का अहम रोल रहा है, जो भी उनके साथ रहा है, जो भी पार्टी, चाहे हरियाणा में देख लीजिए, चाहे यूपी में अपना दल देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए, उनको दबाना, उनके सहयोगियों पार्टियों को दबाना और सहयोगी पार्टी को खत्म करना। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवसेना को कहीं ये दबाव ना बनाया जाए, भैया तुम आ जाओ बीजेपी में, नहीं तो तुम्हारी पार्टी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा सिंबल चला जाएगा। ये भी होगा कुछ दिन में, ये भी आप देखेंगे।
तो सबसे पहले नवरत्न जी बताए कि कल शिंदे साहब ने निर्णय लिए कि नहीं लिए कि सरकार में शामिल होंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, अगर होम डिपार्टमेंट नहीं मिला तो भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। ये भानु मिश्रा जी से कंफर्म करते हैं। भानु मिश्रा जी महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, अच्छे भानु मिश्रा जी, अगर ये परिस्थिति आती कि गृह मंत्रालय नहीं मिलता है, बीजेपी उनको गृह मंत्रालय देने के लिए तैयार नहीं होती है, तो क्या वो आज 5:30 बजे शपथ लेंगे, डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे? अजित पवार के जैसे क्यों नहीं कहा कि मैं भी शपथ लूंगा, मैं सरकार में शामिल होऊंगा? वो ऐसा स्टेटमेंट तो उनका आया नहीं है। भानु मिश्रा जी, राष्ट्रपति जी, ये भानु मिश्रा जी से मुझे लगता है ये भानु मिश्रा जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। देखिए भानु मिश्रा जी, आपने मुझे लगता है मेरी बात समझ ली होगी, मेरा सवाल समझ लिया होगा। और एक चीज और, जब डिप्टी सीएम रहते हुए फडणवीस जी के पास गृह मंत्रालय था, शिंदे जी यही तो कहते हैं कि अगर हम डिप्टी बना रहे हो आप हमको, तो हमें गृह मंत्रालय दे दो। देखिए एनसीपी के पास होम डिपार्टमेंट रहा है, कांग्रेस का सीएम रहा है, एनसीपी के पास होम डिपार्टमेंट रहा है। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि शिंदे जी की राजनीतिक क्षमता कितनी है। उन्होंने पहली बार शिवसेना को तोड़ के अपने नेतृत्व चुनाव लड़ाया और बीजेपी के साथ मिलकर के इसमें उनके विधायक आए हुए हैं। उनके सामने भी समस्या है कि अगर वो सत्ता के साथ नहीं रहेंगे तो पार्टी बिखर सकती है। ऐसा नहीं कि सब कुछ उनके पक्ष में ही है। जो विधायक शिवसेना उद्धव गुट से ज्वाइंट शिवसेना चालक हो सकते हैं, वो गारंटी नहीं किसी के साथ हमेशा ही रहेंगे। आज राजनीति में नेताओं का स्वभाव चरित्र बिल्कुल बदल गया है। 90% लोग सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। निश्चित सी बात है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सिद्धांत के हिसाब चलते हैं। शिंदे के सामने सबसे बड़ी समस्या, चुनौती ये भी है कि उन्हें अपना कुनबा बचाए रखना है और कैसे एकजुट रखना है। क्योंकि शिंदे के 57 विधायक में से कम 15 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन शिंदे के सिंबल पे जीते हैं। जी बिल्कुल, शिंदे ज्यादा मोल भाव या बार्गेन नहीं कर पाएंगे। उनके सामने भी एक चुनौती है अपनी पहचान बनाए रखने के लिए। जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर को दांव पे लगा के शिवसेना से अलग हुए लोगों को लेके आए, वो भी ज्यादा मोल भाव नहीं कर पाएंगे। और जानते हैं कि अगर हम नहीं सरकार को समर्थन देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 132 बीजेपी के हैं, उनके 20 अरेंजमेंट है और साथ में अजित पवार के 40 विधायक हैं, तो लगभग 180 की उनकी गणना जा रही है। उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन शिंदे जी भी ज्यादा जिद नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। वो ठीक है, सत्ता के मशहूर खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। कब कैसे क्या मांगना है, कैसे लेना है, वो अपनी बात कर रहे हैं। क्या मिलता है नहीं मिलता आसाम को मालूम पड़ जाएगा। जी ठीक है। नवरत्न जी, शिंदे जी की गृह मंत्रालय की मांग पर बीजेपी झुकेगी कि नहीं झुकेगी? ये कोई मोल भाव वाला नहीं है कि भाई साहब ये जलेबी आलू से बनेगी या जलेबी में सोना निकलेगा या आलू से सोना निकलेगा या जलेबी की फैक्ट्री लगेगी या जलेबी भाई आएगी। ये तो आपने सारे कयास सुने होंगे। मुझे ये लगता है कि वो हमारी खुशी में वो अपने दुख से दुखी नहीं है। हम खुश क्यों है, सामने वाले इससे दुखी है। राहुल गांधी या ये जो सामने यादव जी बोल रहे हैं कि ये अपने दुख से दुखी नहीं है। इनको इस चीज का अफसोस नहीं होगा कि हम सरकार नहीं बना रहे। इनको इस चीज के बारे में कोई कठिनाई नहीं हो रही कि इनके पास में अपना वहां पर विपक्ष का नेता खड़ा करने के लिए भी इनके पास सीटें नहीं आई है। सारे मिलकर के भी आप खुद देखिए। बस ये इनको दुख इस चीज का है कि शिंदे जी को गृह मंत्रालय मिल रहा है या नहीं मिल रहा, शिंदे जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, या अजित पवार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। मुझे तो लगता है इनको ज्यादा तकलीफ है कि हम लोग इतना मिलकर के भी काम, अपनी योजनाओं को पब्लिक के सामने जो लेकर आएंगे, मिलकर के काम कैसे कर रहे हैं, इनको उस चीज की ज्यादा दुख है, ज्यादा तकलीफ। ठीक है, ठीक। राजपति यादव जी, आप लोगों के पास तो नेता प्रतिपक्ष बनने का भी अवसर नहीं है, इसलिए आप तो दूर से ही सरकार गठन का खेल देखते रहिए। नहीं, नेता प्रतिपक्ष बनने का वो तो नहीं है, मुझे भी मान्य है। और ऐसा इस देश में पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। जब हमारा भी एक समय था, आपने देखा होगा कि बीजेपी 2 सीट आई थी, तब भी उनके पास नेता प्रतिपक्ष का नहीं हो पाया था। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। जैसे हमारे नवरत्न भाई सुनिए ना, जैसा सुनिए ना। अभी आपने कहा कि आलू से सोना या सोना से जलेबी, या सुनिए, 100 साल पुरानी पार्टी
इसको 125 साल हो गए जिस पार्टी को, वो हमारी कल्पना जिस समय हम दीपक के चुनाव पर चुनाव लड़े थे, ठीक है ठीक है उस समय ठीक हमने ठीक है जनसंघ ठीक है चुनाव पर वक्त दो- वक्त दो हमें सीटें इतने की लड़ी। इजाजत देता है। नवरत्न जी, राजपति यादव जी और भानु मिश्रा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। विश्वास मत साबित ना कर पाने के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मेरा पानी उतरते देख किनारे पर घर न बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। अब समुंदर वाकई लौट आया है। अब देखना यह है कि यह समुंदर महाराष्ट्र और देश के सियासी किनारे को किस तरीके से प्रभावित करता है। इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज।